स्टोर्ड, ठीक है ना। आपका जो पिक्चर जहां पर स्टोर्ड हो रहा है उसको रिफ्रेश बफर या फ्रेम बफर कहते हैं। वो दोनों तरह के मॉनिटर में होता है, चाहे वो रैंडम स्कैन हो या रास्टर स्कैन हो। मेथोडोलॉजी केवल डिफरेंट है, क्योंकि आपका रैंडम स्कैन में फोकस उस पॉइंट को होता है जिस पॉइंट पर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, और रास्टर स्कैन में उस पॉइंट पर नहीं होकर इंटायर स्क्रीन को स्कैनिंग प्रोसेस से गुजरना होता है। यानी कि रास्टर स्कैन बेस्ड जो मॉनिटर होगा, चाहे वो कलर सीआरटी हो या आपका ब्लैक एंड व्हाइट सीआरटी मॉनिटर जो भी हम लोग डिस्कस किए, उसमें स्कैनिंग प्रोसेस के थ्रू अगर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है तो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कैनिंग, लाइन बाय लाइन स्कैनिंग। तो वहां पर आपका जो है टाइमिंग को रिड्यूस करने का हमारे पास क्या ऑप्शन है कि टाइमिंग को रिड्यूस करने के लिए हम इंटरलेस्ड मॉनिटर यूज करते हैं। तो मॉनिटर इज इंटरलेस्ड दैट मींस कि स्कैनिंग प्रोसेस जो है वो स्किप करेगा सर्टेन लाइन ऑफ आपका जो आपका स्कैनिंग है उसको स्किप करेगा। तो अब वहाँ इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट है। तो अगर इवन आपका स्किप कर रहा है तो ऑड नंबर आपका जो है वो स्कैनिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा। तो 1 3 5 7 तो जितने लाइन ऑफ यानी कि रो आपका स्क्रीन पर होगा, जितने नंबर ऑफ रो का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ पिक्सेल्स अवेलेबल इन द हॉरिजॉन्टल मैनर। तो हॉरिजॉन्टल मैनर में जितना भी रो होगा वो लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होगा। तो टोटलिटी में जो आपका स्क्रीन का रो होगा नंबर ऑफ, वो हमेशा हाफ हो जाएगा जब इंटरलेस्ड मॉनिटर की बात करेंगे। तो आपका जो है इमेज क्रिएशन जो है फास्टली होगा। अदरवाइज आपका अगर लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होगा तो इट विल टेक सम टाइम टू डिस्प्ले द ऑब्जेक्ट ऑन टू द स्क्रीन, बिकॉज रास्टर बेस्ड जो आपका मॉनिटर होगा उसमें स्कैनिंग प्रोसेस पूरे स्क्रीन का लाइन बाय लाइन होगा। और जो रैंडम स्कैन होगा वो फोकस पिक्सेल्स को करेगा, जिस पिक्सेल्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में। तो जिस पिक्सेल्स को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, जैसे आप इसलिए एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे डॉटनेट में इंटरफेस बना रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो रैंडम वाले में स्पॉट इंटेंसिटी ज्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप फोकस उस पॉइंट को कर रहे हैं जिस पॉइंट से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। और रास्टर में आप उस पॉइंट को डायरेक्ट फोकस नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्टली उस पॉइंट तक अप्रोच कर रहे हैं बाय स्कैनिंग लाइन बाय लाइन स्कैनिंग करते हुए उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। तो आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप टाइपराइटर का एग्जांपल लेते हैं, उसमें भी आपको टाइप राइट करने मतलब कुछ लिखने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखना है मिडिल सेंटर ऑफ द पर्टिकुलर, तो उसमें स्क्रॉल करना पड़ता है। तो वो स्क्रॉलिंग एक्चुअली क्या है कि डायरेक्टली आप वहां नहीं पहुंच रहे हैं, स्क्रॉल करके पहुंच रहे हैं, तो नहीं करता है यूज। बट मेथोडोलॉजी तो पहले भी यूज हो रहा था। सीआरटी मॉनिटर अभी भी, हाँ, पुराने लैब में अभी भी सीआरटी मॉनिटर मिल जाएगा आपको। पुराने जैसे एनआईटी ये सब के लैब में पुराना जो अगर सिस्टम को मॉडल सिस्टम में रखा गया होगा तो वहाँ सीआरटी मॉनिटर, हाँ पीछे से उसका जो है ज्यादा जगह लेता है। तो वो मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होता गया। तो बट ऐसा नहीं है कि अभी भी आप कहीं जाएंगे तो फ्लॉपी डिस्क आपको मिल जाएगा। आप बोलते होंगे कि सी ड्राइव से ही आपका जो है ड्राइव इनिशिएट होता है, ए बी कहाँ गया, तो ए बी इज रिजर्व फॉर दैट फ्लॉपी ड्राइव, ठीक है ना। तो फ्लॉपी का कॉन्सेप्ट तो अब नहीं है, यानी कि फ्लॉपी को भी एज ए स्टोरेज डिवाइस यूज किया जाता था आपके सिस्टम में, बट नाउ ए डे डीवीडी और सीडी ये भी अब धीरे धीरे आउट हो गया, क्योंकि दैट वो आपका प्लेस कर लिया आपका पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव में 250 जीबी होता है, फ्लॉपी मैक्सिमम कितना 2.7 MB, उतना का तो एक पोस्ट आप उससे ज्यादा का डाल देते हैं व्हाट्सएप पर और कहीं पर जो सोशल साइट पर। क्या फ्लॉपी है, यूज है, अभी भी अवेलेबल तो है। 3 तरह का फ्लॉपी, फंडामेंटल में भी पढ़े होंगे आप। 3 तरह का फ्लॉपी होता है, मिनी आपका जो है कैपिटल और एक आपका माइक्रो। तो मिनी, माइक्रो और कैपिटल फ्लॉपी, वो डायमीटर के बेसिस पर उसको आप डिफरेंशिएट करते थे, ठीक है ना। 8 इंच, 5.6 इंच और 3.5 इंच उसका डायमीटर होता था। डायमीटर वो मैग्नेटिक टेप का होता था जिस पर डेटा को फैब्रिकेट किया, मतलब इम्बेड किया। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि धीरे धीरे वो ड्राइव का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्योंकि क्यों का खत्म हो गया, क्योंकि वो स्टोरेज, जिस स्टोरेज लिमिट का आपको डेटा चाहिए वो उसके लिए सपोर्टिव नहीं है। आपको एक बार चाहिए 1 GB, मिनिमम 1 GB या 2 GB चाहिए आपको। वहां पर 1 GB तो बहुत हो गया, MB में भी डेटा आपका जो है 10 MB के अंदर रहेगा, 5 MB से भी कम रहेगा डेटा। तो 5 MB के लिए आप फ्लॉपी ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस से यूज करेंगे, उससे अच्छा आप 250 GB का पेन ड्राइव यूज कर लेंगे, ठीक है ना। मिनी आपका जो हार्ड डिस्क का काम कर रहा हो,
एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की जगह आप 1 TB की जगह 250 GB का पेन ड्राइव 4 रख लेंगे और पेन ड्राइव में आपका पार्ट वाइज मॉडल वाइज में डेटा रहेगा। तो दोनों ऑप्शन आपके पास, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का भी ऑप्शन है। तो इसलिए ऑप्शंस आर अब ज्यादा वेरी मच रेदर देन द प्रीवियस जनरेशन। तो पहले जो जनरेशन में कंप्यूटर यूज हो रहा था वहां पर आपके पास वेरिएशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस नहीं था, तो उसके लिए वही हमारा ऑप्शंस था। नाउ लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए ब्लैक एंड व्हाइट और कलर सीआरटी मॉनिटर। तो कलर सीआरटी मॉनिटर में बेसिकली दो टेक्निक यूज किया गया, एक बीम पेनिट्रेशन और दूसरा शैडो मास्क। तो बताएंगे बीम पेनिट्रेशन और शैडो, बात नहीं रोशन कुमार क्या? डेटा उसमें डेटा उसमें फैब्रिक डेटा आपका उस रिबन पर स्टोर होता था। मैग्नेटिक टेप में भी पंच किया जाता है। तो जैसा वो आप कैसेट का एग्जांपल ले रहे हैं, वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट, वैसा ही मैग्नेटिक टेप भी है आपका। तो मैग्नेटिक टेप भी अब आउटडेटेड हो गया। मैग्नेटिक टेप का भी प्रिंसिपल वही है जो ऑडियो कैसेट और वीडियो कैसेट में डेटा इम्बेड करने का है, ठीक है ना। तो अगेन वहां पर भी टेलर और हेडर लेवल का कॉन्सेप्ट था। आपका इनिशिएशन और फाइनलाइजेशन के बीच में डेटा होता था, बात नहीं पीछे। तो आप देखते होंगे हेडर और टेलर लेवल में व्हाइट आपका जो है पार्टिकल यूज किया जाता था, ताकि जो डेटा आप इम्बेड कर रहे हैं वो डेटा आपका लॉस्ट नहीं हो। तो डेटा को सिक्योर करने के लिए वहां पर हाँ, इसलिए कि आपका जब वो माइंड होता जाएगा तो मतलब तो घूमते घूमते हो सकता है कि डेटा आपका जो है वो भी कभी कट हो जाए या हो जाए। जैसे बीच में आपका रील कट हो गया, तो रील कट हो गया इसका मतलब कि वहां से डेटा आपका जब भी आप उसको फिर से अटैच करेंगे तो कुछ डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। ऑडियो कैसेट में जनरली आप करते हैं, जब ऑडियो कैसेट का रील ब्रेक हो गया तो आप उसको फिर से एडहेयर करते हैं उस पार्ट को, तो जो पार्ट को कट करके फिर से आप जोड़ने का कोशिश करते हैं, उसमें कुछ डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है। वो जब आप उसको जब ऑब्जर्व कीजिएगा, डेटा कलेक्ट कीजिएगा, तब समझ में आएगा कि ये डेटा बीच का लॉस्ट हुआ है। तो मैग्नेटिक टेप में भी सेम प्रिंसिपल था। मैग्नेटिक टेप का भी कॉन्सेप्ट वही था, क्योंकि मैग्नेटिक टेप आप अभी नहीं देख पा रहे हैं। ऑडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, ये सब आपके घर में पुराना अभी भी पड़ा होगा। ऑडियो कैसेट तो फिर भी होगा। तो हाँ सीडी भी होगा। सीडी तो अभी भी आप यूज करते हैं। अभी भी आपको प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए सीडी मांगा जाएगा, पेन ड्राइव नहीं आपसे मांगा जाएगा। तो पेन ड्राइव कॉस्टली है, आपका सीडी जो है 10-20 में हो जाएगा। हाँ 6 में मान लेते हैं। प्रोजेक्ट का जो भी रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंटेशन, कोड जो भी जमा करना है। लेकिन कमिंग सिनेरियो में अब आगे सामने आएगा तो उसमें बोला जाएगा कि क्लाउड पर आप डेटा अपना दे दीजिए, ठीक है ना। आपको सीडी, पेन ड्राइव या किसी तरह का स्टोरेज डिवाइस में डेटा देने का जरूरत नहीं है। आपको एक स्पेस दे दिया जाएगा, उस स्पेस को अपलोड कर दीजिए। आपका जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन या जो कुछ भी है, कमिंग फ्यूचर में यही होगा, क्योंकि अब इतना ज्यादा वो आपका हार्डवेयर रिसोर्सेज को रखने का जगह नहीं होगा। तो सब चीज सॉफ्ट मैनर में अवेलेबिलिटी करा दीजिए आप। तो इंट्रोडक्शन जो हम लोग डिस्कस किए ग्राफिक्स का, उसमें इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव, बिकॉज व्हाई वी डिस्कस दिस थिंग्स, क्योंकि आप जो ग्राफिकल ऑपरेशन करते हैं वो दो ही मोड में करते हैं। जैसे वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में भी दो ही ऑप्शन होता है आपका, एक डायनेमिक और दूसरा स्टैटिक। तो ग्राफिकल ऑपरेशन में भी आपके पास दो ही ऑप्शन है। जैसे अगर आप कोई फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, अगर डॉटनेट बना में कोई फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, तो वो फॉर्म इंटरेक्टिव भी हो सकता है और केवल इंफॉर्मेटिक हो सकता है। केवल इंफॉर्मेटिक का मतलब हुआ कि आप डिस्प्ले, जैसे जितना डिजिटल बैनर यूज होता है, तो डिजिटल बैनर में इंटरेक्टिव नहीं होता, इंटरेक्टिव यानी कि नॉन इंटरेक्टिव। तो डिजिटल बैनर को आप केवल विजुलाइज करते हैं, देखते हैं और उससे ऑब्जर्वेशन लेते हैं कि वहां पर क्या जानकारी आपको शेयर किया जा रहा है। तो मैक्सिमम डिजिटल बैनर में ग्राफिकल ऑपरेशंस है डिस्प्ले कराने के लिए, जो आपका पिक्सेल्स या जो भी मॉनिटर यूज किया जा रहा है डिस्प्ले कराने के लिए, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, जो भी आपका डिस्प्ले डिवाइसेस का रिसोर्सेज के रूप में यूज किया जा रहा है, वहां पर इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव तुरंत इमीडिएटली आपको आइडेंटिफाई करना है। और यू हैव टू चूज आइदर यू आर डिजाइनिंग द पर्टिकुलर बैनर इन इंटरेक्टिव मैनर और नॉन इंटरेक्टिव मैनर। तो अगेन आप जब रेलवे इंक्वायरी में जाते हैं तो वहां भी एक कियोस्क डिस्प्ले रहता है,
वो इंटरेक्टिव है, क्योंकि वहां जो इंटरफेस डिजाइन किया गया है, आपको मान लेते हैं कि आपको पीएनआर चेक करना है, तो पीएनआर चेक करना है या स्टेटस ऑफ योर टिकट चेक करना है, तो उस केस में आप जैसे ही वहां पर डेटा इन करते हैं तो आपको क्विक रिस्पांस, यानी कि वो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, क्विक रिस्पांस आपको बताता है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर पीएनआर राइट नाउ. इफ यू आर कलेक्टिंग द वेटलिस्टेड टिकट, then you just want to see number of times. Nowadays you are using the mobile also. There are so many apps, ठीक है ना, like confirm ticket और IRCTC का जो है iXigo, बहुत तरह का आपका है, जिस एप्स को के थ्रू भी आप पीएनआर या ट्रिप्स को आप मेंटेन करके रख सकते हैं. बट वो भी आपका एक ग्राफिकल ऑपरेशंस है जहां पर एक GUI तैयार किया गया है. बिल्कुल. एटीएम का एग्जांपल लीजिए, वहां भी एक सॉफ्टवेयर आपको बना के दिया जाता है जिसका एग्जीक्यूटेबल फाइल वहां रन करता है, तो वहां पर भी वो भी आपका टच स्क्रीन या टच जो भी आपका यूज हो रहा है पैनल, वो मॉनिटर यूज हो रहा है एज ए ग्राफिकल डिवाइस, जिसके ऊपर आप वेरियस इंटरेक्टिव सेशन लॉगिन करते हैं. यानी एटीएम में जो भी सेशन आपका लॉगिन होता है उसमें ईच एंड एवरी एक्टिविटीज आपके बेसिस पर, यानी कि यूजर के बेसिस पर वहां पर फंक्शनिंग जनरेट होता है. अगर यूजर विड्रॉल करना चाहता है तो विड्रॉल होता है, यानी कि वहां जो GUI डिजाइन किया गया है एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल जिस तरह से मतलब जिस बेस पर डिजाइन किया गया उसी के हिसाब से आप उस पर वर्कआउट करते हैं. तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंटरेक्टिव है या नॉन इंटरेक्टिव है. यहाँ जो ग्राफिकल ऑपरेशन हो रहा है ये इंटरेक्टिव है या नॉन इंटरेक्टिव है. तो इंटरेक्टिव होगा तो आपके पास प्रिविलेज रहेगा. हाँ बोलिए. ये जो डिपॉजिट मशीन हम नया क्या डिपॉजिट मशीन? जैसे एटीएम विड्रॉल करने के लिए, नहीं, वो तो डिवाइस इज जस्ट यूज टू मतलब क्या कहते हैं, स्टोर द कैश. नहीं, बैंकिंग असिस्टेंस, यानी बैंकिंग प्रोसेस को असिस्टेंट प्रोवाइड करता है. तो वो जो आप उसमें पैसा डालते हैं, वो किसी भी तरह का, वो भी स्क्रीन यूज करते हैं, तो स्क्रीन जहां यूज करते हैं वो इंटरेक्टिव है. वो जो डिस्पेंस करते हैं, पैसा डालते हैं, वो तो डिवाइस, वो डिवाइस का पार्ट है. तो वहां ग्राफिक्स नहीं है. ग्राफिक्स कहाँ है? जहां पर आप अपने अकाउंटेबिलिटी को वेरीफाई या क्रॉस चेक या ऑथराइजेशन को ऑथेंटिकेट करते हैं. यानी आप कार्ड डाले या कोई बैंक अकाउंट नंबर डाले जिसमें आप पैसा ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, तो वो अकाउंट आपका जो है वहां वैलिडेट होगा कि जिसमें डाल रहे हैं सही में ये अकाउंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं. तो जो पैनल यूज कर रहे हैं वहां पर ग्राफिक ऑपरेशन है, जो डिस्पेंस कर रहे हैं वहां कोई ग्राफिक्स ऑपरेशन नहीं है. वो डिवाइस असिस्टेंस लिया जा रहा है, हार्डवेयर रिसोर्स का असिस्टेंस लिया जा रहा है ताकि उस डिवाइस में उतना अमाउंट चला जाए. ठीक है ना. अगेन वहां पर भी आपका लॉग फाइल जनरेट होता है, आपका जो अमाउंट गया उसका एक लॉगिन जनरेट होगा जो डेटाबेस में आप पढ़े हैं. तो क्यों होता है वो भी आप जानते हैं कि लॉग बेस्ड रिकवरी सेशन होता है, कि अगर कोई डेटा लॉस्ट हुआ तो वो लॉग बेस्ड रिकवरी इज द पार्ट ऑफ रिकवरिंग द डेटा व्हेनेवर डेटा इज लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन. तो इफ दैट लॉग इज नॉट मेंटेन, अगर वो लॉग आपका जो है नहीं अवेलेबल होगा तो यू कैन नॉट रिकवर योर डेटा. सपोज आपने एटीएम में से पैसा निकालने का कोशिश किया, एटीएम में पैसा नहीं है, रिकवर नहीं कर पाया, यानी कि पैसा आपका नहीं है, पैसा अकाउंट से कट गया. अगेन वहां पर भी आपका क्या है, सेशन लॉगिन होता है, कुछ सेशन आपका डिलेड पोस्ट होता है. तो आपके पास मैसेज आ गया कि आपका सॉर्ट आउट हो गया, यानी कि डेबिट हो गया आपके अकाउंट से, पैसा निकल गया, लेकिन आपको पैसा मिला नहीं. पैसा नहीं मिला इसका मतलब क्या है, पैसा कहीं मशीन आपको दिया नहीं, मशीन रख लिया, यानी कि मशीन में था ही नहीं. तो वो लॉग से पता चलेगा ना कि मशीन में हमने 25 लाख रुपया डाला है और वहां से 24.5 लाख रुपया निकल चुका है, या 25 लाख में 24 लाख 9 करके मतलब लास्ट 1 रुपया बचा हुआ होगा, या पर्टिकुलर 1 रुपया तो नोट रहता नहीं, तो 100 रुपीज या 500 रुपीज आपका बैलेंस होगा, आप 5000 निकालने जा रहे हैं. तो ये लॉग से पता चलेगा कि इतना अमाउंट डाला गया, इतना तो पहले से निकल चुका है. तो ये 5000 ट्रांजेक्शन कैसे पॉसिबल है? तो आप जब लॉग बेस्ड आपका बैंकिंग आपका पैसा कैसे वापस करेगा, उस लॉग बेस्ड से आपका बैंक का रिकवरी होगा. तो वो आपका सेशन से चेकआउट होगा, इस बैंक इस एटीएम से इतना कैश ऑलरेडी निकल चुका है और इसके बाद ये अमाउंट डाला गया है, क्योंकि ये आप यूजर को पता नहीं है कि कितना पैसा निकाला है, लॉग तो यूजर चेक नहीं कर रहा है. तो बीइंग एन यूजर यू जस्ट पार्टिसिपेट इन द नॉर्मल जो प्रोसीजर्स, आप जैसे कार्ड इंसर्ट करते हैं, अमाउंट डालते हैं, पैसा निकालते हैं,
अब कार्ड इंसर्ट किया, उसके पहले आपको तो पता है नहीं कि इसमें ऑलरेडी कैश आउट है, क्योंकि अगर एक भी कैश रेवेन्यू उसमें होगा तो वो आउट ऑफ मतलब जो है एक्सेशन नहीं बताएगा। अगर एक भी अगर उसमें ट्रांजेक्शन करने के लिए एक भी 500 का नोट हो या 2000 का नोट होगा तो वो ब्लैंक नहीं होगा, इसलिए कैश आउट नहीं होगा। तो ये दैट इज द पार्ट ऑफ हार्डवेयर रिसोर्स, बट द पैनल थ्रू विच यू आर इंटरेक्टिंग विद द पर्टिकुलर डिवाइस दैट विल यूज द पर्टिकुलर ग्राफिकल ऑपरेशन। तो की के थ्रू भी इनपुट लेते हैं, टच पैनल यानी कि टच स्क्रीन भी यूज करते हैं, दोनों तरह का पैनल यूज करते हैं। तो अब ये वही चीज हम लोग डिस्कस किए कि ग्राफिकल ऑपरेशन जो है वो इंटरेक्टिव हो सकता है, नॉन इंटरेक्टिव हो सकता है। फिर इसका एप्लीकेशन एरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिस्प्ले पर होता है, यानी कि जैसे आप बोले कि वेरियस आउटपुट प्रिमिटिव्स है, जैसे आप प्रोग्राम करते हैं तो आपको प्रिंटर को भी कंसीडर करना चाहिए अपने प्रोग्राम में और मॉनिटर को भी कंसीडर करना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप कंसीडर किसको करते हैं? Because you are thinking that your standard output device is monitor. At the same time, whenever you are giving input, you want to give input to your program, then you just use keyboard. Other than keyboard, also options are there. Mouse के through भी आप keyboard से मतलब input ले सकते हैं. But a standard input device, you think that keyboard is the standard input device. In the क्यों on screen keyboard से use कर सकते हैं ना? आप on screen keyboard बोल के आप माउस से भी यूज कर सकते हैं, माउस से भी यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल कीबोर्ड भी लगा सकते हैं जो आपका है, एडिशनल भी लगा सकते हैं। हाँ, तो उसको तो कीबोर्ड ही कहा जाएगा, उसको एडिशनल 4 लगाइए 5 सबको कीबोर्ड ही कहा जाएगा, लेकिन माउस से भी कर सकते हैं। और नॉर्मली वर्चुअल कीबोर्ड भी आपको दिया जाता है, क्योंकि माउस से हाँ पैटर्न आपका जो है वो कहीं आपका जो है स्टोर नहीं हो, तो आप कीबोर्ड से करेंगे तो पैटर्न स्टोर हो सकता है, ठीक है ना, कहीं कैमरा लगा हुआ है चाहे कुछ है। तो ये चीज स्क्रीन पर है तो स्क्रीन को आप कैमरा लोकेशन से जो चेंज करके आप उसमें वर्चुअल कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं, तो आपका कोई भी फंक्शनिंग कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाएगा। जनरली आप जब जहां पर कॉमन प्लेस पर जाते हैं वहां पर कैमरा आजकल सीसीटीवी लगा हुआ है, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वाईफाई यूज कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, वहाँ कैमरा सर्वेलेंस में आप हैं और वहां पर आप पासवर्ड डाल रहे हैं, तो आपका ये तो कैमरा में हो जाएगा। आप जितनी बार वो कैमरा से देखा जाएगा वो जान जाएगा कि ये डेटा किस तरह कौन कौन सा डेटा कोड आपका जो है यूज हो रहा है। तो इसलिए वर्चुअल कीबोर्ड का कंसेप्ट है, या आप भी ऑन स्क्रीन कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम बैंक जो है वर्चुअल कीबोर्ड आपको फैसिलिटेट करता है ताकि आप अपने कीबोर्ड का नहीं यूज करके वर्चुअल कीबोर्ड यूज कीजिए, दैट जस्ट फॉर सिक्योर योर डेटा, बिकॉज वंस यू शेयर योर आधार राइट नाउ then everything is shared, ठीक है ना, to the outside world। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब प्राइवेसी डिस्क्लोज करने के लिए अगर कोई ये बोलता है कि हम प्राइवेसी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो ये एश्योरेंस आपको अगर मिलता है तब तो ओके है, लेकिन वो एश्योरेंस कितना अप टू मार्क होगा ये भी गारंटी नहीं है, किसी का नहीं है। गूगल आपको स्पेस दे रहा है ना, आप मेल यूज कर रहे हैं, उसी से फेसबुक यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो प्राइवेसी तो है नहीं, क्योंकि आपका डेटा तो कहीं ना कहीं जा रहा है। आपको डेटा आपका कहीं नहीं जा रहा है तो प्रमोशनल आपको जो है एड्स कैसे आ रहा है? आपको प्रमोशनल एड्स बिना आपके चाहे आपके मेल पर बहुत सारा सब्सक्रिप्शन आता है और ये यूजुअल प्रोसेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपसे अनसब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है, लेकिन आपके पास समयाभाव है तो आप अनसब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, फिर वो यूजुअल प्रोसेस बन जाता है, इनको भेजते रहो कोई दिक्कत नहीं है। ये अनसब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि हमको इन्फॉर्मेशन आप भेजिए। ये नॉर्मल आपका जो साइकोलॉजी कंपनी दे देती है। अगर पूछा भी जाता है क्यों भेज रहे हैं, इसलिए वो मना नहीं किए हैं, तो भेजने में क्या दिक्कत। तो एक बार तो आ गया, तो आया कैसे? कहीं ना कहीं डेटा आपका जो है डिस्क्लोज हुआ होगा, आपको कॉल आ गया, ठीक है ना। ऑब्वियसली कहीं भी जब डेटा सेंटर ही आप डेटा सेट पर काम ही हो रहा है तो बहुत डेटा है। डेटा सीधा बैठो जी, डेटा खोज रहे हो ठीक है, और थोड़ा दूरी बना के बैठिए आप लोग, ठीक है ना। मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं, मास्क तो नहीं, तो हम दूर हैं, हम दूर बैठे हैं, ठीक है ना।
मास्क लगाने में बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, बात नहीं। अच्छा, एक और चीज इसमें हम लोग डिस्कस किए थे, बात नहीं, रिट्रेस जनरली रास्टर स्कैन बेस्ड मॉनिटर में रिट्रेसिंग होता है, वर्टिकल रिट्रेस और हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी भी है, जैसे एस्पेक्ट रेशियो, रेजोल्यूशन, रिट्रेस, वर्टिकल रिट्रेस, हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। रिट्रेस का मतलब कि ट्रेस का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, जैसे अभी कॉपी पर कुछ लिखे, तुम उसको कट कर दिए तो ये ट्रेस हो गया ना कि आपने गलत लिखा था। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप कॉपी में लिख रहे हैं आंसर नंबर 2 का आंसर नंबर 3 कर दिए, तो 3 में आप लिख रहे हैं आंसर नंबर 2, तो जब लिख लिए तो बाद में पता चला कि 3 नहीं ये 2 है, तो 3 को कट करके 2 लिख रहा है, तो यानी कि यू आर गिविंग ट्रेस। बट इन कंप्यूटर ट्रेस मार्क आप पढ़े ही हैं पहले कि नो ट्रेस। अगर हम एक्सेल का एक सेल में कोई दूसरा डेटा डाल दें तो ये पता नहीं चलेगा कि ये डेटा चेंज हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए फिर आप वी लुकअप और ये सब अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए अप्लाई करते हैं, ताकि आपका डेटा कोई कॉपी और कोई मॉडिफाई नहीं कर सके। ठीक है ना, एक्सेल आप कर लिए होंगे, एच लुकअप और वी लुकअप भी आप जानते होंगे क्या होता है। हाँ, पढ़ोगे तब ना कुछ उसमें ऑपरेशन इंटरेस्ट दिखाइएगा तब ना होगा, आप उसमें आगे बढ़िए। तो ये हम लोग डिस्कस किए थे। टुडे विल डिस्कस अबाउट डीबीएसटी। इसमें भी डेल्टा डेल्टा है, ये सब बता दिए। बुक आपको मिल जाएगा। बुक के लिए तो ग्राफिक्स के लिए जो बुक दे दिए हैं हार्ड एंड बेकर, उसी बुक से कंटेंट, मैक्सिमम कंटेंट उसी बुक का है। बुक वो मिल जाएगा, बुक मिल जाएगा। एक मिनट डीबीएसटी का नहीं, डीबीएसटी का देखिए, बात नहीं, ये आपका स्ट्रक्चर है जो, बात नहीं करो। इट लुक्स लाइक अ सीआरटी मॉनिटर, लेकिन यहाँ पर ये आपका जो है सीआरटी मॉनिटर में केवल एक इलेक्ट्रॉन गन यूज होता था जो आपके फास्फर कोटेड स्क्रीन को हीट करता था। यहाँ पर ये 2 सेक्शन इसमें बटा हुआ है, एक प्राइमरी गन और दूसरा फ्लड गन। यानी अब यहाँ पर जो स्क्रीन आपका है डीबीएसटी में, इसमें एक स्टोरेज ग्रिड है, यानी कि जो पिक्चर डिफिनीशन हम लोग जिसको बोलते हैं फ्रेम बफर, जहां पर आपका जो भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट है वो स्टोर्ड होता है, यानी डिस्प्ले होने से पहले वो स्टोर्ड होता है। तो देयर इज ए स्टोरेज ग्रिड इन द डीबीएसटी
ये जो आप स्पॉट लाइन देख रहे हैं, ऑल आर द फ्लड गन एंड प्राइमरी गन इज हीट ऑन द स्क्रीन वंस, एक बार हीट करता है, एंड देयर आर सो मेनी फ्लड गन वी जस्ट डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर। तो दैट्स व्हाई ये आप बोल सकते हैं कि सीआरटी का ये अल्टरनेटिव फॉर्म यूज किया गया, जिसमें पिक्चर क्वालिटी को थोड़ा सा मॉडिफाई और इन्हांस किया गया बाय द हेल्प ऑफ एडिशनल सेकेंडरी गन। इनिशियल जो आपका प्राइमरी गन था, फ्लड गन, तो अर्लियर देयर इज नो concept of flood gun, there is a concept of electron gun, and that electron gun is only responsible for picture or image creation on the screen, and it will depends on the intensity on which through which the particular light is emitted। तो जितने पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में आपका वो इलेक्ट्रॉन गन हीट करता था, उसके बेसिस पर आपका जो है लाइट एमिट करता था। अब ये लाइट एमिटिंग और ऑफ, इमिट एंड ऑफ करने का, यानी कि स्कैनिंग प्रोसेस में ये लाइट आपका इमिट होता था, और जब आपका ऑफ हो जाता था, जब आप एक लाइन से दूसरे लाइन में स्कैनिंग आपका चेंज होता था, यानी पूरे डिस्प्ले में फ्लिकरिंग एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता था। वो फ्लिकरिंग इसलिए था क्योंकि ये लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होता था। अब देखते हैं पहले वाले मॉनिटर में लाइन बाय लाइन आपका लाइनिंग होने लगता था, जिसको आपको एडजस्ट करके और फिर से लाइन को होल्ड करना पड़ता था ताकि आप पिक्चर को देख पाए। तो या इसको बोल सकते हैं कि इट इज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ सीआरटी मॉनिटर। तो सीआरटी मॉनिटर में तो अब ये डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर एक स्टोरेज ग्रिड है जहाँ पर पिक्चर हमेशा स्टोर्ड है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को आपको देखना है वो स्टोरेज ग्रिड में आपका स्टोर है, जिसको आप कंटिन्यूअस देख सकते हैं। जो चीज अर्लियर नहीं था, एक सर्टेन रिफ्रेश रेट के हिसाब से पिक्चर जो है वो आपका डिस्प्ले होता था। तो रिफ्रेश रेट जितना फास्ट होगा उतना ज्यादा देर तक लाइट एमिट करेगा, और उतना फ्रीक्वेंटली लाइट एमिशन जो है वो ऑफ से फिर ऑन स्टेज में आ पाएगा। यानी कि जितना समय आपका जो स्कैन करने के बाद बैक होता है, यानी हॉरिजॉन्टल रिट्रेस जब क्रिएट होता है तो आपका स्कैनिंग ऑफ होता है, तो स्कैनिंग ऑफ होता है उसी समय में रिफ्रेश हुआ जाता है, फिर दूसरे लाइन में होगा। इस तरह से एमिशन ऑफ लाइट जो है वो कंटिन्यूअस चलता है। तो रिफ्रेश रेट हाई रहेगा तो आपका पिक्चर क्वालिटी सही रहेगा और उसका ब्राइटनेस भी और कंट्रास्ट भी मेंटेन रहेगा। लेकिन रिफ्रेश रेट कम होगा तो उस केस में आपका वो एमिशन जो आपका जो पिक्चर क्वालिटी वो अफेक्टेड होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एक एडिशनल ग्रिड यूज कर लिया गया। इसलिए अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गन्स में से एक इलेक्ट्रॉन गन तो आपको पता है कि वो किस पर्पस के लिए यूज होता है। तो प्राइमरी गन आपका जो है वो पिक्चर पैटर्न को स्टोर करने के लिए, पिक्चर पैटर्न कहाँ पे स्टोर होता था, स्टोरेज ग्रिड में, तो पिक्चर पैटर्न स्टोर करने के लिए। और फ्लड गन जो है वो कंटिन्यूअसली उसको पिक्चर को डिस्प्ले कराने का काम करता था। इससे क्या हुआ, डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब इसलिए कहा गया इसको क्योंकि आपका व्यू में किसी तरह का रिफ्रेश या किसी तरह का अल्टरनेटिव चेंजिंग या टाइमिंग का जरूरत नहीं था। पिक्चर एरिया में पिक्चर है या टेक्स्ट या इमेज है स्टोरेज ग्रिड में, और लगातार उस पर लाइट आपका जो है वो फ्लड गन से पास हो रहा है, तो आपका जो है डिस्प्ले जो है वो कंटिन्यूअस हो रहा है। तो डिस्प्ले में किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो दैट इज बाय द हेल्प ऑफ द पर्टिकुलर फ्लड गन। तो इसमें एक फ्लड गन इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके चलते रिफ्रेश क्यों करते थे, इसलिए रिफ्रेश करते थे क्योंकि लाइट एमिट और ऑफ करने में जो सेशन होता था उसमें आपका डिस्प्ले जो है वो लॉस्ट होता था। तो उस डिस्प्ले को लॉस्ट करने के लिए आपका रिफ्रेशिंग, आप स्क्रीन का रिफ्रेशिंग करते थे बार बार, यानी जब आपका एक लाइन कंप्लीट हुआ दूसरे लाइन में फिर से आपका स्कैनिंग ऑन हो गया, फिर आपका तीसरे लाइन में आया। अब ये फास्ट होता था जब इंटरलेस्ट मॉनिटर यूज करते थे, यानी सीआरटी इंटरलेस्ट सीआरटी मॉनिटर में आपका लाइन स्किपिंग होता था। तो लाइन स्किपिंग का मतलब है कि जो काम आपको 50 बार करना है वो काम 25 बार में हुआ, आपका रिफ्रेश भी हाई हो गया और डिस्प्ले भी कंटिन्यूअस चलते रहा। यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रिस्पॉन्सिबल फ्लड गन है। तो फ्लड गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द कंटेंट ऑन द स्क्रीन। क्या है जी, राज, क्या नाम है, राज, कैसी नाम है, राज वल्लभ। एक तो राज वल्लभ पीछे बैठ जाते हैं और फिर आप गप कर रहे हैं। राज भी हैं, वल्लभ भी हैं, तो इसलिए इसमें रिफ्रेश करने का जरूरत आवश्यकता नहीं था। और कॉम्प्लेक्स पिक्चर भी आपका हाई रेजोल्यूशन विदाउट फ्लिकरिंग, यहाँ फ्लिकर यूज किया गया वर्ड। फ्लिकर का मतलब ही है कि फ्लिकरिंग तब होता है जब आपका स्कैनिंग लाइन बाय लाइन होता है। यहाँ पर फ्लड गन कंटिन्यूअस डिस्प्ले कर रहा है,
यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट स्टोरेज ग्रिड एरिया में है वो कंटिन्यूअस दिख रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब। और दूसरा कि आपका फ्लिकरिंग नहीं होगा। फ्लिकरिंग कब होता है? जब ये स्कैनिंग ऑन एंड ऑफ होता है। तो रास्टर बेस्ड स्कैनिंग प्रोसेस में आपका जो स्कैनिंग एक लाइन करने के बाद जब हॉरिजॉन्टल रिट्रेस होता है तो ऑफ होता है, यानी स्कैन ऑन और स्कैन ऑफ। तो स्कैनिंग जब होगा तब तो आपका लाइट एमिट होगा, पास होगा, पिक्चर आपका डिस्प्ले होगा। जैसे ही स्कैन ऑफ होगा तो पिक्चर यानी कि डिस्प्ले। तो अब वो ड्यूरेशन इतना फास्ट होता है कि आपको इमेजिन नहीं कर पाइएगा कि अभी रिफ्रेश हो रहा है या कितने बार हुआ। लेकिन अगर उसी में अगर रिफ्रेश लो हो जाएगा तो वो फ्लिकरिंग के फॉर्म में आप देखने लगिएगा, यानी कि जो आप स्कैनिंग प्रोसेस है उसको व्यू करने लगिएगा। तो जो व्यू करिएगा तो वो फ्लिकरिंग होने लगेगा। यानी ये स्क्रीन जो है अभी आपको डिस्प्ले हो रहा है कंटिन्यूअस, लेकिन जब इसमें लाइनिंग दिखने लगे, लाइनिंग दिखने का मतलब है कि स्कैनिंग प्रोसेस जो है वो आप व्यू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका रिफ्रेश रेट लो है। अगर फास्ट होता तो आप उस चीज को व्यू नहीं कर पाते। जैसे सिंपली आप क्या है कि कीबोर्ड से एंट्री कर रहे हैं, प्रोसेसर स्पीड स्लो है, बहुत लो है। तो प्रोसेसर स्पीड स्लो है तो उस केस में अगर कोई एंट्री आप लेते हैं कीबोर्ड से तो एंट्री लेने के हो सकता है कि 5 मिनट बाद डिस्प्ले हो। अभी क्या कर रहे हैं कि इनपुट कर रहे हैं और डिस्प्ले हो रहा है। प्रोसेसर के स्पीड के चलते आप जो इनपुट डिवाइस से ले रहे हैं वो डिस्प्ले इमीडिएट उस रिसोर्स पर हो रहा है जिस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन दैट कि यू आर टेकिंग द इनपुट एंड इनपुट इज absorbed by the output section, but whenever the speed is low then that observation यानी बैकग्राउंड प्रोसेस भी आप देख पाएंगे कि इतना समय इसको बैकग्राउंड प्रोसेस में लगा। राइट नाउ अभी आप कोई फास्ट अगर स्पीड प्रोसेसर यूज कर रहे हैं तो वो बैकग्राउंड प्रोसेस आप नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं। वो बैकग्राउंड प्रोसेस कहाँ देखेंगे? एंड टास्क मैनेजर में जाकर देखेंगे कि बैकग्राउंड प्रोसेस में कौन कौन सा एप्लीकेशन का बैकग्राउंड प्रोसेस कितना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन जब प्रोसेसर स्पीड फास्ट होगा तो वहां देखेंगे नहीं, जब स्लो होगा तो जाकर देखेंगे तो कहेंगे इसमें इतना बैकग्राउंड प्रोसेस इतना समय लग रहा है, इतना मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है, तब जाके ये ऑपरेशन फाइनलाइज हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है आपका रिसोर्सेस पर कि आप उस रिसोर्स के थ्रू फाइनल आउटकम कैसे जनरेट करें। तो एक चीज इसमें बेनिफिट हो गया कि फ्लिकरिंग प्रॉब्लम आपका जो है वो खत्म हो गया, क्योंकि फ्लिकरिंग प्रॉब्लम तभी होता है जब आपका रिफ्रेश रेट जो है वो अल्टरेशन होता है। तो रिफ्रेश रेट चेंज होगा तो उस केस में अब यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेज पार्ट था। ये दो एडवांटेज हुआ कि रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं थी और फ्लिकरिंग ऑफ हो गया। फ्लिकरिंग आपका यहाँ ऑब्जर्व कर लिया गया, फ्लिकरिंग के बिना भी आप हाई रेजोल्यूशन से पिक्चर क्वालिटी से देख सकते हैं इमेज को। लेकिन यहाँ एक ड्रॉबैक, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि आपको किसी भी पिक्चर को अगर एलिमिनेट करना है तो इंटायर स्क्रीन को एलिमिनेट कर। कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं इस तरह का? कोई ऐसा एक्सटेंशन जिसमें एडिटेबल नहीं हो या कंप्लीट इरेज करना पड़े आपको इमेज? दो तरह का इमेज बनाते हैं ना, कोई एक्सटेंशन बताइए जिसमें एडिटेबल नहीं है, जो एक्सटेंशन एडिटेबल नहीं है। हर एप्लीकेशन में आपको जेपीईजी या जेपीजी फाइल ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसलिए कि उसको जितने साइज से आपको कंप्रेस करना वो कर पा रहे हैं आप। ठीक है ना, आपको बोल दिया गया कि इस एप्लीकेशन में इतना साइज का ही आपको 5 KB का ही आपको पिक्चर चाहिए। तो आपके पास अगर 120 KB का कोई पिक्चर है पासपोर्ट, तो उसको आप कंप्रेस करके 5 KB तक ला सकते हैं, रिसाइजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर रिसाइजिंग फैसिलिटी नहीं हो तो कोई ऐसा एक्सटेंशन बता सकते हैं जो नॉन एडिटेबल है? ग्रुप इमेज, अच्छा GIF, हाँ तो GIF और कोई बोलिए BMP डॉट BMP डॉट PNG नॉन एडिटेबल है, PNG तो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, आज के लिए आपका असाइनमेंट लिखिए। हाँ असाइनमेंट नहीं है, सबकी असाइनमेंट लिखिए। हाँ और फ्लैट पैनल डिस्प्ले में दो तरह का पैनल आप ऑलरेडी देखते हैं, केवल हम लोग यहाँ पर आउटपुट प्रिंट पढ़ना है, इसलिए इमिसिव एंड नॉन इमिसिव। इमिसिव में आपका लाइट इमिटिंग डायोड इमिसिव है, LCD आपका नॉन इमिसिव है। तो इमिसिव डिस्प्ले और नॉन इमिसिव डिस्प्ले दो तरह का डिस्प्ले, ठीक है ना। हाँ क्वेश्चन लिखिए।
नेक्स्ट हम लोग को वही डिस्कस करना है, रास्टर स्कैन सिस्टम और रैंडम स्कैन सिस्टम कंप्यूटर जो होगा उसमें आपका फीचरिंग यानी कि जो पिक्सेल्स क्रिएशन होगा वो टेक्निक यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आपका है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, उसको ही हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोग ये ऑब्जर्व किए कि रैंडम स्कैन में ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता है और रास्टर स्कैन में कैसे होता है। उसके बाद जो आपका है वो मेथोडोलॉजी दिया हुआ है कि किस मेथोडोलॉजी से आपका जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट यूटिलाइज होता है। क्वेश्चन लिखिए, लिस्ट out and explain various editable and non-editable, list out and explain various editable, EDITABLE, editable and non-editable image extension, editable and non-editable image extension, editable and non-editable image extension, okay? So you have to make a list of editable extension. Image extension का मतलब जैसे .bmp, .jpg, .jpeg, .gif है। एक्सप्लेन बताइएगा कि .bmp में किस तरह का फाइल रखते हैं, बिट में फाइल रखते हैं, तो कितने बिट का आप रख सकते हैं उसमें फाइल, ये सब एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए थोड़ा R&D करना होगा। नहीं, इमेज में पीडीएफ नहीं आएगा, वो डॉक्यूमेंट में आएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। इमेज में बहुत सारा इमेज एक्सटेंशन है जो मल्टीमीडिया में आपको पढ़ना है, लेकिन अभी हम आपको पहले बता दे रहे हैं कि आप उस पर थोड़ा R&D कर लीजिए कि जितना भी एडिटेबल आपका है, क्योंकि आपको अगर किसी को भेजना होगा फोटो नॉन एडिटेबल मोड में, किसी को चेंज नहीं करना होगा, तो आप नॉन एडिटेबल मोड में ही पिक्चर एक्सटेंशन करके भेज देंगे, सेव एज करके उसको भेज सकते हैं। तो यू हैव टू मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल एडिटेबल इमेज एक्सटेंशन एंड नॉन एडिटेबल, और उसके बाद उसके बारे में ब्रीफिंग करना है। दो लाइन लिखेंगे कि .gif में किस तरह का फाइल आप रखते हैं, .bmp में किस तरह का फाइल रखते हैं, .jpeg में किस तरह का फाइल रखते हैं, ठीक है ना, .png में किस तरह का फाइल रखते हैं। एटलीस्ट उसका फुल फॉर्म तो जरूर लिखेंगे, ठीक है ना, हो जाएगा ना। आप होमवर्क मानिए, क्लास वर्क मानिए, एनीथिंग दैट इज टास्क, नॉट होमवर्क और एनीथिंग, दैट इज टास्क। असाइनमेंट बोलेंगे तो फिर बोलिएगा आप सबमिशन कब करना है, ठीक है। तो इसके बाद एमिसिव और नॉन एमिसिव डिस्प्ले आप देख लीजिएगा, जिसमें एलसीडी, एलईडी, प्लाज्मा। अब इसके लिए अलग से कोई आपको इंट्रोडक्टरी क्लास का जरूरत नहीं है। अगर उसमें किसी तरह का कोई टर्मिनोलॉजी समझने में दिक्कत होगा तो नेक्स्ट क्लास में जस्ट पॉइंट आउट, बिकॉज एलसीडी अब हमको बताने का नहीं है कि एलसीडी का मैकेनिज्म क्या है। एलसीडी स्क्रीन एज ए मॉनिटर यूज होता है। एमिसिव डिस्प्ले में क्या क्या डिस्प्ले यूज हुआ ग्राफिक्स ऑपरेशन में, और नॉन एमिसिव में कौन कौन सा डिस्प्ले यूज हुआ। दैट्स व्हाई आई शेयर द पीडीएफ, बिकॉज अभी इसको रिपीट लिखवाना इट विल टाइम, मतलब कंज्यूमिंग है। हाँ, EFD भी मॉनिटर होता है, आप उसमें और ऐड भी कर सकते हैं।